अध्याय 3 पुस्तक स्त्री, इसका हम भाग 2 लेते हैं आज। तो आचार्य जी आगे कहते हैं, शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम है और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है, दुनिया देख लेती हैं। थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओ की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर चूंकि आपको संस्कृति इस बात का कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात की थी टेनिस खेलने जाने की, इसी पर लोगों की भ्रंकुटियां तन जाएंगी अगर वो कहीं स्विमिंग करने जा रही हों। तो माताजी, अब तो मुझे लगता है वो सीधे सीधे बदचलन ही कहला जाएंगी। देखो जरा बनवारी की अम्मा को, अब बिगनी पहनकर पानी में कूदेगी, ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे ना। आगे आचार्य जी कहते हैं, और आपने कहा एक जगह है जहां पर महिलाएं खूब पाई जाती है। कहाँ पर? बाजार में। वो भी उन्हें अपनी संस्कृति नहीं सिखाया है कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु है, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती हैं। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीजें वो खरीदने पहुंच जाती हैं। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होता है, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाओं के द्वारा ही खरीदे जाते हैं। सोचो तो, क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीदते हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी है वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये हमारी संस्कृति है। कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैंने हाईलाइट किया है, आप सुनना। और अब तो महिलाएं फिर भी बच गई हैं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक महिलाओं से कहती थी बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडवा लो, सफेद साड़ी पहनकर रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांव कस्बों में मर गई। और आज भी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके ऊपर ये शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना है। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती। घर वाले फब्तियां कसेंगे और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता संस्कृति के नाम पर। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना था तो फिर इन सबको भी बचाए रखो, इनको क्यों नहीं बचाते? आध्यात्म कहता है, ध्यान से सुनना, आध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध और मुक्ति। बोध और मुक्ति और दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृति, सही संस्कृति, संस्कृति वो होगी जो महिला और पुरुष दोनों को मुक्ति की ओर ले जाए, दोनों को मुक्ति की ओर ले जाए। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित भी किया जाएगा, ऐसे जियो कि बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से सांस्कृतिक किया जाएगा कि वो अपने बंधन काटे, ना कि बंधन को और मजबूती दे। आगे आचार्य जी कहते हैं, और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा, घर में, विद्यालय में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े, उनको जीते। ये संस्कृति होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। पर संस्कृति, हमारी जो संस्कृति अभी है वो अध्यात्म पर आधारित नहीं है। हमारी संस्कृति कहाँ से आ रही है? गुलामी से, गरीबी से और अशिक्षा से। और ये ही नहीं, बड़े से बड़े खेद की बात है कि भारत के पास, सनातनियों के पास विश्व का उच्चतम दर्शन है, लेकिन हमने उस उच्चतम दर्शन को एक तरफ रख दिया। हमने कहा इस दर्शन पर हम अपनी संस्कृति नहीं खड़ी करेंगे। हम अपनी संस्कृति किस पर खड़ी करेंगे? अपनी परंपराओं पर। और परंपरा कहाँ से आ रही है? वही गुलामी, गरीबी और अशिक्षा से। ये हमारी संस्कृति के स्तंभ है। क्योंकि ये चीज पीछे से चली आ रही है तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है। हमारे पुरखों ने ऐसा किया, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पुरखों ने ऐसा किया, हम कैसे छोड़ सकते हैं? इतना ही नहीं, हमने परंपरा को संस्कृति बना लिया और संस्कृत को धर्म,
हम जैसे जबरदस्त लोग हैं, परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृति है और संस्कृति को हम मानते हैं कि संस्कृति का नाम धर्म है। वाह! आगे आचार्य जी कहते हैं, अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिलाकर के फिर खुद खाती है। ये बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। अच्छी महिला वो है जो घर में सबको खिला कर के फिर खुद खाती है। नतीजा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन वो कहेंगी आदर्श हिंदू महिला, क्योंकि वो सबको खिलाकर तब खुद खाती है, सबका पेट पूरा भर देती है, घर के पुरुष का हो सकता है, घर के लड़के बच्चों का भी एकदम मस्त मुटियल हो सकते हैं, लेकिन महिला कुपोषण का शिकार एनीमिक मिलेगी। दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक है, क्योंकि वो संस्कृति का पालन कर रही है ना। और मुझसे कहा जाता है आप संस्कृति का समर्थन नहीं करते, गलत बात है, मैं करता हूँ। मैं 2 में से एक का ही समर्थन करता हूँ, या तो आध्यात्म का समर्थन कर लूँ या संस्कृति का। और तुम्हारी जो संस्कृति है वो आध्यात्म से मेल खाती ही नहीं है। जिस दिन संस्कृति आध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊँगा संस्कृति का समर्थन करने के लिए। और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। अब आचार्य जी बताना चाह रहे हैं कि संस्कृति है क्या? संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणा रख रखी है, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार आप एक दूसरे को संबोधित करते हो, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। यही संस्कृति है। माने आपकी जिंदगी के तौर तरीकों का नाम संस्कृति होता है, उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है। आप किन तरीकों से पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना संस्कृति। संस्कृति माने जिंदगी। और अगर संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृति का आधार, फिर पूछ रहा हूँ, गुलामी, गरीबी और अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम आध्यात्म को बनाओगे? बोलो। आध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतवादी जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इनसे आध्यात्म की तो बात पूछ लो, इन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, संस्कृति के नाम पर इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृति के नाम पर नारे लगवा दो, लगा देंगे। आध्यात्म पूछ लो तो कुछ नहीं जानते। हमारी संस्कृति उत्थान मांग रही है, हमारी संस्कृति उत्थान मांग रही है। उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। वैसे तो उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए, महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में कि ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा। हमें यह नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए, हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए, हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृत चाहिए। ये पुरानी पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, जिनका संबंध गुलामी से है, जिसका संबंध अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी सी है, मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक गुलामी से है। हमें ये संस्कृति नहीं चाहिए। हमें ये संस्कृति नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतवादी हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी संस्कृति के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे ये नफरत करते हैं। संस्कृतवादियों को, हिंदू संस्कृतवादियों को आमतौर पर अन्य धर्म से बड़ी चिढ़ होती है। बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं। हम संस्कृतवादी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग वो गंदे हैं। ये कहाँ की संस्कृति हुई भला? तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पर राज किया है, खूब राज किया है, तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उन संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है। और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो या नहीं? हमारी संस्कृति बदल मत देना, हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के गांव, कस्बों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है ये घूंघट हिंदुस्तान में आ कहाँ से गया? तुम्हें लग रहा है कि घूंघट वैदिक काल के ऋषियों, ये क्या है वो फूल मेरे पे क्यों डाल रहा है वो? हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अब ना बुग्गू बार मारना बेटा, वीडियो में तो दखल अंदाजी बंद है। फूल तो दिख ही जाएंगे, फिर मैं जो काम कर रही हूँ रुक जाएगा ना बीच में। खेलेंगे तेरे साथ, एक बार ये वीडियो पूरी कर लूं। तुम्हें लग रहा है घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है? ये घूंघट कहाँ से आ गया है? ये इस्लाम से आया है और इस्लाम
से ही ये संस्कृतवादी चिढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम ने तुमको घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारी घर की महिला घूंघट ना करे तो तुम चिढ़ उठकर बैठ जाते हो, मार दोगे उसको। और होता भी है राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्रों में। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है एक माँ-बाप ने, दिल्ली के ही थे, उन्होंने अपनी लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मामला है और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पर डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति है क्या? बताओ। तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रही है, हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है। वो अपनी मर्जी से जैसी ज़िंदगी बिताना चाहती है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो सकता है। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़कियाँ अगर बाहर जाएँगी, कुछ उल्टा-पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहाँ से आ गई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक क्रांतियों के साथ आई थी और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूँ गुलामी पर आधारित है हमारी संस्कृति और तुर्रा ये है कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहाँ से हो गई भई? कहाँ से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे हो गई? आगे आचार्य जी कहते हैं, तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितनी ज़्यादा विदेशी आक्रमण की चपेट में आए हैं, वहाँ महिलाओं की उतनी ही ज़्यादा दुर्दशा हुई है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। जन्म के समय अनुपात, सेक्स रेशो एट बर्थ, समझते हो कि जन्म के समय अगर हम प्रकृति को अपना काम दे रहे हैं, यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 ही लड़कियां पैदा होंगी। ठीक है, या थोड़ा बहुत अलग 1000 लड़कों पर हो सकता है कि 2-4 कम लड़कियां पैदा हो। फिर ये होता है कि लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। अगर प्रकृति को उसका काम करने दें बिना हस्तक्षेप के तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि समाज के 1000 पुरुष पर लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पर 1000 ही होनी चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बताओ इनमें सब में साझी बात क्या है? ये सब आक्रमण की चपेट में आए। जब पश्चिमी दिशा से आक्रमण हो रहा था, चाहे अफगानिस्तान हो, मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो ये सामने आते थे पंजाब, सिंध, राजस्थान। तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था और पश्चिम उत्तर प्रदेश भी। वो सब दिल्ली तक भी आते थे। यही वो जगह है जहाँ पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेते वक्त ही मार दी जाती है। ये है आपकी संस्कृति और आप कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। और ये मत बोलिएगा कि नहीं, 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 हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया है। काहे भाई, देवियों से घर का ही काम करवाओगे क्या? देवियों से घर का ही काम करवाओगे क्या? अगर स्त्री को वाक़ई देवी मानकर पूजते हो तो देवियाँ तो आसमान में उड़ती हैं, अपने घर की देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत कि एक संस्कृति का श्लोक लाकर बता दिया, ये मत बोलिए। हमारी संस्कृति महिलाओं का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। आगे आचार्य जी कहते हैं, अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता। यहाँ कौन-सा महिला का सम्मान होता है जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में होती है, उतना कहीं और नहीं होती। यहाँ फिर घर में कौन-सा देवता बस रहे होंगे, लेकिन जैसे ही बताओगे कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात लाके खड़ी कर देंगे, अरे! अपनी तो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है, यहाँ नारी का सम्मान है, यहाँ देवताओं का वास है। ऋचा से क्या सिद्ध होता है? मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जा रहा है और भरपूर लिया जा रहा है। ये है संस्कृति आपकी और आप कह रहे हो संस्कृति, संस्कृति बचाओ संस्कृति। क्या तुम गणना कर सकते हो उन लड़कियों की जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक़्त ही मार दी गई हो? पिछले 20 साल में जन्म लेते वक़्त ही मार दी गई हो, करोड़ों में जाएगा मामला। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी कितने यहूदी मार दिए थे? कुछ लाख, 60 लाख, आंकड़ा है या नहीं? शायद। मेरे ख्याल से 60 लाख का आंकड़ा है, इतने ही यहूदी मारे थे अधिक से अधिक। और आपने लड़कियां कितनी मार दी हैं?
पूछिएगा खुद से आपने लड़कियाँ कितनी मार दी हैं और ये बात हिंदुओं में ही है। बताओगे? हिंदुओं में कितनी हिंदू लड़की मार दी है और फिर आप बात करते हो हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी नरसंहार तो खुद हिंदू कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और किसी बाहर वाले के खतरे में होगा क्या? नहीं हो सकता। आगे आचार्य जी कहते हैं एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म वाला मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है। और ये जो हिंदू लड़की रोज लाखों मर रही है अपने ही घर वालों के हाथ, उनको जन्म ही नहीं लेने दे रहे हो, भ्रूण हत्या कर रहे हो, उनका हिसाब कौन करेगा? उनका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूँ, आपकी अपनी नहीं है, वो गुलामी, गरीबी और अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा में आक्रमण किया वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी जिनको जीतते थे, उनकी महिलाएँ उठा ले जाते थे, उनका बलात्कार भी करते थे और उनको दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे मुसलमान आक्रांताओं ने किया था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इसलिए करते थे कि जान लगाकर लड़ो और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना, चांदी तो थे ही, जानवर तो थे ही, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जितनी ये सुंदर-सुंदर महिलाएं हैं दिल्ली की, पंजाब की, हरियाणा की, ये सब तुमको मिल जाएँगी। तो जीतो, तो जीतो और जान लगाकर लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी जो महिलाओं को माल की तरह, जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति को अपना लिया। हमने भी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहोगे? तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? बुग्गू, दिस इज़ योर लास्ट टाइम, फूल मत तोड़ना, ठीक है? और फेंका भी मत। भारतीय संस्कृति कैसी थी? ये जाकर के देखो ना पुराने ग्रंथों में। वहाँ तुमको ऐसी-ऐसी महिलाएँ मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएँ, तो तो आप उनको जीने ना दो, आप कहोगे ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, आप जीने दोगे क्या? जल्दी बोलो, नहीं जीने दोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि द्रौपदी जैसी महिलाएँ हो पाईं, तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था, तब कैसी संस्कृति और अब कैसा था। बहुत सम्मान था महिलाओं के लिए, 5 पति भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्मानीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति यह है कि हर महिला के 5 पति हो, लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए और पुराने साहित्य में भी देखिए, तो वहाँ पर आपको वैदिक काल के महिलाओं की वेशभूषा कैसी पता चलती है? उन्होंने घूंघट कर रखा है क्या? बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती थी क्या? बहुत कम कपड़े पहनती थी और भारत की दृष्टि से बड़ी उदार थी। भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, गर्म देश है भाई, उमस बहुत है, इसको इसी में ठीक है, कम कपड़े पहनने हैं तो पहनो, क्या करना है? पुरुष भी कम कपड़े पहनता है, स्त्री भी कम कपड़े पहनती है, ठीक है। यही रही है आपकी संस्कृति और आप इससे बहुत दूर जा चुके हो। अब वर्तमान समय में हम इस संस्कृति से बहुत दूर जा चुके हैं। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ नारी गृह प्रमुख रही है, जहाँ नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बच रहे हैं। इसलिए ये हो पाया है कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है। भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान हर जगह हुई। पर सबसे पहले भारत में, यूरोप से भी पहले भारत में। अमेरिका में तो आज तक ही नहीं हो पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत और सबसे लिबरल और उदार, वहाँ आज तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन की इंदिरा गांधी के बाद आई है। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई, इसकी वजह यही है कि भारत की स्मृति में अभी थोड़ा बहुत किरण शेष है। थोड़ा-सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही शेष है। अधिकांश तो हम भुला चुके हैं, अधिकांश तो हमारे लिए महिलाएँ बस पाँव की जूती है, भोग का साधन है। भोगो, उसको भोगो, महिलाओं को भोगो। और आगे आचार्य जी कहते हैं, आप देखते नहीं हो जो मीडिया है, जिसको हम सब कंज़्यूम करते हैं, उस मीडिया में ही महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है, वो मीडिया में क्या कर रही हैं, भोग की वस्तु तो बनी बैठी हैं। और ये भारतीय मूल्य नहीं है महिलाओं को भोग की वस्तु समझना। भारतीय मूल्य जो भी है उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से अभिभूत हो।
और भारतीय मूल्य है जीवन को भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए देखना। तो महिलाओं को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जानी है? और भोग की वस्तु बनकर महिलाओं को कौन-सी मुक्ति मिल जानी है? महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतरी चेतना में एक ही है। महिला और पुरुष शरीर में अलग है लेकिन चेतना में एक है। वो चेतना जो दोनों में एक समान कहलाती है, एक समान माँग करती है, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है, इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। एक बात और समझिएगा, पुरुष का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधन में बंधी हुई है। महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कह पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष को आज़ाद हो जाए। महिला दमित हो और पुरुष आज़ाद हो जाए। महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम रहेगा। महिला को अगर आपने मुक्ति चाहिए तो पुरुष में भी मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो जो आदर्श भारतीय स्त्री है उसकी छवि एकदम निकालो, एकदम निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो तो फिर हिंदू कहते हो या फिर सनातनी ग्रंथ तुम्हारे वेद हैं, सनातन दर्शन तुम्हारा वेदांत है। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्ति ही कैसा होना चाहिए अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं। परंपरा नहीं, बड़ी हो गई वेदांत से। गीता जी को सुनो, दादाजी को नहीं। एक तरफ गीता जी हैं, जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती हैं, दूसरी तरफ दादाजी हैं, जो परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों में किसको सुनोगे? गीता को या दादा को? वेदांत की या परंपरा की? श्रोतागण, वेदांत की। तो आचार्य जी, हाँ, तो दादाजी को एक तरफ रखो और गीता जी की सुननी शुरू करो। अध्याय 3, पुस्तक स्त्री, लेखक आचार्य प्रशांत। धन्यवाद।